हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स को जो अप्लाई किया जाता है तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या उसके टेक्निक्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सरफेस एनेस्थीसिया के बारे में, जो कि एक टॉपिकल एनेस्थीसिया है। कहाँ कहाँ पर इसका अप्लाई किया जाएगा इसको, तो याद रखना ओपन वुंड पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर नोज में, माउथ, आइज, थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिथ्रा, अल्सर्स एंड बर्न, यहाँ सभी में जो हमारे पास में म्यूकस मेम्ब्रेन होंगी वहाँ सभी में इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिग्नोकेन 2 to 10%, टेट्राकेन 2%, बेंजोकेन 1 to 2% जो है इनका टॉपिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये जो सरफेस एनेस्थेटिक्स हैं ये किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है, तो ये हमें सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट, जेल, जेली, क्रीम, स्प्रे एंड लॉजेंजेस के फॉर्म में हमें ये अवेलेबल मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रीवियसली हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर हमें किसी भी लोकल एनेस्थेटिक्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करना हो तो हमें किसी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की क्या पड़ती थी, रिक्वायरमेंट पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग एड्रेनलिन जो कि एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है उसका हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इसका रीजन ये है कि ये पुअर पेनिट्रेशन रखता है, तो ये इजीली एड्रेनलिन जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पर प्रोलॉन्ग नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग सरफेस एनेस्थीसिया जो है उसके साथ में एड्रेनलिन का यूज नहीं कर पाएंगे। यूजेज कहाँ पर हैं भाई इसके, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में इसका यूज किया जा सकता है, लाइक टोनोमीट्री इन आइज। टोनोमीट्री जो है वो आइज में इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है उसको मेजरमेंट करने में यूज किया जाता है, लाइक ग्लूकोमा में कर सकते हैं। टोनोमीटर जो है वो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और एंडोस्कोपी जो होती है उसमें भी इनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, EMLA, इमला के बारे में, जो कि ये क्या है, यूटैक्टिक मिक्सचर था। किस किस का मिक्सचर था भाई, ये लिग्नोकेन 2.5% और प्राइलोकेन 2.5% था। इन दोनों का एडिशन से क्या बनता है, इमला बनता है। तो इसका काम क्या होता है भाई, ये जो है ये भी एक एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। कहाँ पर, इंटैक्ट स्किन पर, और साथ ही साथ में ये जो हमारे पास में सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं उनको एनेस्थेसाइज करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। या फिर हम बोलें कि अगर कोई ओपन वुंड है, कोई इंजरी है, तो वहां पर हम लोग ये जो यूटैक्टिक मिक्सचर है इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड एनेस्थीसिया का, जो कि है स्पाइनल एनेस्थीसिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्पाइनल एनेस्थीसिया। बात करते हैं इसके बारे में, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है एनेस्थीसिया का, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया जो है इसको कहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सब अरेक्नोइड स्पेस जो है वहां पर इसको इंजेक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाता है वहां पर, बिकॉज ये वहां पर स्पाइनल रूट्स को क्या करता है, एनेस्थेसाइज करता है। सब अरेक्नोइड स्पेस क्या होता है, तो इस डायग्राम में आप समझ सकते हो, हमारा जो ब्रेन है, ये यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, मान लो कि ये क्या है, हमारे ब्रेन के टिश्यूज हैं। हमारा जो ब्रेन है उसको 3 मेनिंजेज जो है, मेम्ब्रेन्स है, वो क्या करती हैं, कवर करके रखती हैं। सबसे नियर बाई जो मेम्ब्रेन होती है हमारे ब्रेन के, वो कौन सी है भाई, पायामेटर। उसके बाद क्या होगा, अरेक्नोइड, देन ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। तो ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर, इस स्पेस के अंदर क्या किया जाएगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है। साइट ऑफ इंजेक्शन क्या क्या होगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर L2 और L3 या फिर L3 और L4 के बीच में क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये जो लेवल है एनेस्थीसिया का, ये किस किस से इन्फ्लुएंस्ड है, तो यहाँ पर याद रखना आपको साइट ऑफ इंजेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड है। हम लोग कितना अमाउंट जो है एनेस्थीसिया का वो इंजेक्ट कर रहे हैं, हम किस फोर्स के साथ में इंजेक्शन लगा रहे हैं, और साथ ही साथ में जो ड्रग सॉल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। जैसे हम बात करें यहाँ पर हाइपरबैरिक की, तो यहाँ पर देखो 10% ग्लूकोज में हाइपरबैरिक होगा, और डिस्टिल वाटर की बात करें तो उसमें क्या होगा, हाइपोबैरिक होगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो पेशेंट है उसकी पोजीशन क्या रखी जाएगी यहाँ पे, तो पेशेंट की जो पोजीशन है वो 2 कंडीशन में हो सकती है, या तो पेशेंट जो है वो लाइंग हो प्रोन कंडीशन में, या फिर लेटरल कंडीशन में, या फिर टिल्टेड विद हेड डाउन पोजीशन में पेशेंट को रखा जा सकता है। कौन कौन से एनेस्थीसिया जो है जिनका यूज किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, तो इसको आप याद रख सकते हो, BLTC, B फॉर ब्यूपिवाकेन, L फॉर लिग्नोकेन,
एंड T फॉर टेट्राकेन। सेम अपन को यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर स्पाइनल एनेस्थेटिक्स अगर हैं उनके साथ अगर एड्रेनलिन का यूज करेंगे तो ये उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को क्या कर देंगे, इन्हांस कर देंगे। जबकि हमने सरफेस एनेस्थीसिया में बोला था कि वहाँ पर वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते बिकॉज एड्रेनलिन जो है वो पुअर पेनिट्रेशन पावर रखता है, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपन बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है इसके यूजेस कहाँ कहाँ किए जाएंगे। तो इनका जो यूज है वो सर्जिकल प्रोसीजर में किया जा सकता है बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सर्जरी में किया जा सकता है, तो देखिए लोअर लिम्ब सर्जरी में कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन में कर सकते हैं जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर में किया जा सकता है, प्रोस्टेक्टोमी में कर सकते हैं, सर्जरी ऑन पेरिनियम में, एंड अपेंडेक्टोमी में भी इसका यूज किया जा सकता है। ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं, तो देखिए स्पाइनल एनेस्थीसिया का जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉन्शियसनेस में लॉस हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर मसल रिलैक्सेशन जो है वो भी अच्छा होता है, एनाल्जेसिक जो है उसके तौर पर भी अच्छी तरह से रिएक्ट करेगा। और साथ ही साथ में वो पेशेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना आपको, पेशेंट जो कि कार्डियक, पल्मोनरी या फिर रीनल डिजीज से अफेक्टेड हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस एनेस्थीसिया को आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं बजाय किसके, जनरल एनेस्थीसिया के। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पेशेंट जो कि कार्डियक, पल्मोनरी या फिर रीनल डिजीज से अफेक्टेड है अगर है तो वो जनरल एनेस्थीसिया के बजाय स्पाइनल एनेस्थीसिया को आसानी से टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ये जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है इसका रीजन क्या है, अगर यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल जो हैं, दो रिब्स हैं उनके बीच में जो इंटरकोस्टल मसल पाई जाती है, अगर वो पैरालिसिस अगर हो जाती है तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी फेल्योर जो है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हाइपोटेंशन। अभी हाइपोटेंशन इसका रीजन क्यों है सुनिए। अगर हाइपोटेंशन होता है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस्चेमिया। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वहां पर क्या होगा, इस्चेमिया। तो ड्यू टू रेस्पिरेटरी सेंटर एस्चेमिया जो कि एक रिजल्ट है किसका, हाइपोटेंशन का, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेल्योर होगा। सेकेंड हम यहाँ पर बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की, वो है सेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड नर्व इंजरी आर एक्सट्रीमली रेयर एट प्रेजेंट। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर प्रॉपर वे में अगर एक अच्छी प्रैक्टिस अगर नहीं हो तो उसकी वजह से जब भी निडल इंजेक्ट की जाती थी तो उसकी वजह से सेप्टिक मेनिंजाइटिस या फिर नर्व इंजरी होने के क्या रहते थे, चांसेस रहते थे। लेकिन एट ए टाइम ये अब जो है ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती बिकॉज ड्यू टू गुड प्रैक्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगला कॉम्प्लिकेशन क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर वो है हाइपोटेंशन, बीपी का क्या होना, यहाँ पर लो होना। अब इसके भी बहुत सारे रीजन है कि जो हाइपोटेंशन जो है वो क्यों होता है, कैसे होता है, तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो हाइपोटेंशन जो है इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सिंपैथेटिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर्स हैं उनका ब्लॉकेड होना, जो कि सप्लाई करते हैं किसमें, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अगर वो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं अगर वो क्या होंगे, ब्लॉक अगर हो जाते हैं तो ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और जब उनमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो उसकी वजह से बीपी जो है वो भी क्या नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो पेशेंट जो है उसमें यहाँ पे हाइपोटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि जो वीनस रिटर्न जो आता था हार्ट के पास में वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। और इसका जो रीजन है वो ये है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो भी इसमें क्या हो सकती हैं, पैरालिसिस हो जाती हैं, किसकी, लेग्स की। तो लेग्स की स्केलेटल मसल्स के पैरालिसिस होने की वजह से हार्ट के पास वीनस रिटर्न जो है वो प्रॉपरली नहीं आ पाता, तो वो भी डिक्रीज होगा। अब इस हाइपोटेंशन को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर दो वे हैं हमारे पास। नंबर वन, यहाँ पर जो फुट एंड है उसको क्या कर दिया जाए, रेज कर दिया जाए, उठा दिया जाए। और दूसरा यहाँ पर है कि हम लोग सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स जो हैं उनको क्या करें, हम लोग एडमिनिस्टर करें। कौन कौन सी ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, लाइक इफेड्रीन, फेनिलेफ्रीन,
एंड मेफेंटरमाइन, ये सभी के सभी जो ड्रग्स हैं यहाँ पर हमारे पास में, ये सभी के सभी जो हैं ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या करेंगे, काम करेंगे, जिससे कि हाइपोटेंशन क्या हो सके, ट्रीट हो सके। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और दूसरा क्या है यहाँ पर हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन है, और वो है यहाँ पर हमारे पास में हेडेक। इसको हम लोग बोलते हैं PSPH। क्या होता है ये? पोस्ट स्पाइनल पंक्चर हेडेक। ठीक है, अब क्या होता है भाई, देखते हैं इसके अंदर कब होता है ये। नंबर 1 ये होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद। ठीक है, जैसे हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया उसके बाद होता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो ड्यूरल और अरेक्नोइड है उसका पंक्चर होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको क्या फील होता है, उसको हेडेक फील होता है यहाँ पर। और साथ ही साथ में ये एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट भी डालता है जो पेशेंट है उसके पोस्ट ऑपरेटिव वेलबींग होने में। ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को फील होता है कि उसको क्या हो रहा है, बार बार हेडेक हो रहा है। ठीक है, इसको किस वजह से ट्रीट कर सकते हैं अपन? हम लोग अगर वेरी फाइन निडल का अगर क्या करें, यूज करें, तो इस हेडेक को भी क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। जब भी क्या किया जाता है कि अगर हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही अपन मोटी नीडल अगर यूज करते हैं फाइन नीडल के बजाय, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, तो वो जो प्रेशर है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे अपन पंक्चर करते हैं तो लीकेज होता है, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उस डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हेडेक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल हेडेक। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो कहाँ कहाँ हम लोग नहीं देंगे, तो याद रखना यंग चिल्ड्रन में नहीं देंगे। अगर किसी पर्सन को वर्टिब्रल एबनॉर्मेलिटीज हैं वो तो उनको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन हाइपोटेंशन से अफेक्टेड है तो उसको नहीं देंगे, बिकॉज ऑलरेडी हाइपोटेंशन क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है। शॉक में भी नहीं देंगे। और साथ ही साथ जो लंबार पंक्चर साइट है अगर वहाँ पर किसी तरह का सेप्सिस अगर है तो वहाँ पर भी उस पेशेंट को हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देंगे।